रहा हूं उसके कुछ अंश शेयर कर रहा हूं। पुण्य प्रसून वाजपेयी कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग क्यों बुलाई। प्रसून वाजपेयी बोलते हैं, भैया ये तो कांड करने वाला आदमी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हुआ तो एक आदमी जिसका नाम अदानी है, 11 लाख हजार करोड़ की उसकी संपत्ति पहुंच चुकी। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का किया राय। थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी जी अदानी का विकास करने के लिए, लेकिन किसी हिंदू का विकास तो आपने किया नहीं। लेकिन चलिए इससे भी आगे बढ़े। राहुल गांधी जहां अड़ जाते हैं वहां अड़ जाते हैं, और जहां फाड़ना है वहां फाड़ देते हैं, और बुरी तरह फाड़ते हैं अपने स्टाइल में। और उनका स्टाइल इंडिया को ठीक उस तरह पसंद आ रहा है जिस तरह जवान फिल्म आजकल इंडिया को पसंद आ रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो है भांग पिए हुए रहते 24 घंटे जो हिंदू युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मुझे तो यही लगा जिस तरह से स्मृति ईरानी धर्म युद्ध की बात कर रही थी, धर्म और अधर्म। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में। जी हां, आजाद हिंद आवाज के लिए जरा माइक चेक कर लेता हूं, कभी कभी आवाज बंद हो जाती है। हाँ, माइक ठीक ठाक है। तो माइक ठीक ठाक इसलिए है क्योंकि खबर ठीक ठाक है, तो भैया चेक करना पड़ता है। पता नहीं किसने जो है पंचर कर दिया हो किसी खबर में, लेकिन पंचर नहीं हुआ है। पंचर जो है चल रहा है भारत की राजनीति में करने का, सियासत में पंचर करने का जो खेल प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष सत्र बुला करके किया है, उस पर काफी लोग काफी सारी बातें कर रहे हैं। लेकिन जहां पर एक और कांग्रेस मांग कर रही है, महिला बिल लाने के लिए मांग कर रही है इसमें, जबकि वो मांग कुछ ऐसी नहीं है कि मोदी जी उन्हीं के लिए लेके आए बिल कि महिला आरक्षण बिल पास हो जाएगा। तो ये मांग जो थी बड़ी बचकानी लगी कांग्रेस की, और कांग्रेस बहुत बचकानी सी नजर आ रही थी संसद। मुझे बड़ा रहम आता है कांग्रेस पर और कांग्रेस के वक्ताओं पर। जब से मैंने आर्टिकल्स 3 साल पहले लिखने बंद कर दिए तब से बड़ा मतलब खेद होता है कि किस तरह के उल्टे पुल्टे काम करते हैं कांग्रेस के लोग। लेकिन एक ही आदमी काम सही करता है, वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जहां अड़ जाते हैं वहां अड़ जाते हैं, और जहां फाड़ना है वहां फाड़ देते हैं, और बुरी तरह फाड़ते हैं अपने स्टाइल में। और उनका स्टाइल इंडिया को ठीक उस तरह पसंद आ रहा है जिस तरह जवान फिल्म आजकल इंडिया को पसंद आ रही है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि भाई प्रधानमंत्री मोदी जो है बड़ा लेक्चर पिलाते हैं, सारे चैनल्स इस पर पागल हो जाते हैं ये कहते हुए कि भाई नई संसद में शिफ्ट होंगे, नया बिल आएगा, छोटा सा स्पेशल सत्र जो है बुलाया गया है। स्पेशल सत्र जब बुलाया जाता है जब सरकार को कोई स्पेशल बिल पास कराना होता है, और वो बिल क्या हो सकता है, ऐसा क्या बिल है जो प्रधानमंत्री मोदी पास कर सकते हैं। आप प्रधानमंत्री मोदी की मतलब नियति तो जानते हो, ये वो व्यक्ति हैं जो चुनाव हारना पसंद नहीं करते, चुनाव के लिए किसी को भी दांव पे लगा देते हैं, चाहे पुलवामा के शहीद हो या फिर कोई और इमोशनल मुद्दा, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा, धर्म का मुद्दा। इनकी स्मृति ईरानी भी आज बोल रही थी कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई है। भाई मैं तो दंग रह गया। मैंने यार लड़ाई बेरोजगारी और उस पर होती, उस पर सवाल होते तो बहुत सही था। तो मुझे लगता है कि सारे हिंदू जो है भांग पिए हुए रहते 24 घंटे जो हिंदू युवा हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मुझे तो यही लगा जिस तरह से स्मृति ईरानी धर्म युद्ध की बात कर रही थी, धर्म और अधर्म। स्मृति ईरानी इसके बारे में नहीं बोल रही थी कि भाई हमने इतने रोजगार दिए, हमारी ये खूबी है कि हमने हिंदुओं को रोजगार दिया। ना 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 ना, वो तो बोली नहीं मैया मेरी। वो तो माखन खा के अपनी बेटी को मांस के व्यापार में और मांस का रेस्टोरेंट खुलवा देती है। लेकिन यहां सबसे बड़ी वजह की बात होती है कि चल क्या रहा है। देश की अर्थव्यवस्था 10 साल तक आगे नहीं बढ़ेगी, सरकार चाहे मोदी जी की बन जाए चाहे कांग्रेस की बढ़ जाए। ये बात आप लिख के रख लीजिए, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था खोखली हो चुकी है।
अमीर हुआ तो एक आदमी जिसका नाम अदानी है, 11,00,000 करोड़ की उसकी संपत्ति पहुंच चुकी है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी का किया जा रहा है। थैंक यू प्रधानमंत्री मोदी जी अदानी का विकास करने के लिए, लेकिन किसी हिंदू का विकास तो आपने किया नहीं। लेकिन चलिए इससे भी आगे बात बढ़ाते हैं। अब इससे आगे की बात और इससे आगे की दास्तां पुण्य प्रसून वाजपेयी से सुनिएगा, जो सीधे सीधे मतलब पोल पट्टी पजामा पैंट सब कुछ उतार देते हैं और वो बता देते हैं। एक दिन पहले का उनका ये वीडियो मैं यहां शेयर कर रहा हूं, उसके कुछ अंश शेयर कर रहा हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी के, कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने ये स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग क्यों बुलाई। प्रसून वाजपेयी बोलते हैं, भैया ये तो कांड करने वाला आदमी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन। अब आप समझ जाइए, तो सुन लीजिए, ज्यादा समय आपका नष्ट नहीं करूंगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी का ये रिकॉर्डेड वीडियो के दरवाजे पर भी पहुंचा। इस शक को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया गया, लेकिन बावजूद इसके शक कम नहीं हुआ। और यह शक बढ़ क्यों गया और मौजूदा वक्त में यह क्यों लगने लगा है कि चुनाव आयोग को भी अपने हाथों की कठपुतली बनाने की दिशा में मोदी सत्ता कहीं बढ़ तो नहीं चली है। क्योंकि अगर आप एक एक सीढ़ी पर चढ़ना शुरू कीजिएगा तो सबसे पहले आपके पांव तले सीबीआई नजर आएगी। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने ही तोता कहा था, लेकिन उस वक्त कौन जानता था इस देश में चीफ जस्टिस राज्यसभा में पहुंच जाएंगे रिटायर होने के चंद दिनों के बाद, और उनके जरिए जो फैसले थे वो इस देश की सत्ता को राजनीतिक तौर पर लाभ पहुंचा रहे होंगे। यह भी तो आकलन हुआ है। लेकिन फिर भी शक क्यों होता है? यह शक सीबीआई से शुरू होता है तो क्या ईडी पर आकर थम जाता है? जी नहीं, ईडी पर थमता नहीं है तो क्या यह इनकम टैक्स तक आके थम जाता है? बिल्कुल नहीं। इस देश के भीतर में सूचना आयुक्त हो या विजिलेंस डिपार्टमेंट हो, सीवीसी हो या सीएजी ही क्यों ना हो, हर चीज को लेकर इस देश में शक की गुंजाइश लगातार बड़ी होती चली गई। लेकिन यह कहां किसी को पता था कि सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हुए मौजूदा सत्ता चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंची जाएगी और इस देश के भीतर में जितने संस्थानों को राजनीतिक तौर पर सत्ता ने अपना हथियार और औजार बनाया, कहीं ढाल भी बनाया, अब पार्लियामेंट भी उसका शिकार हो चली है। राजनीतिक दलों से पूछिएगा तो कहेंगे संसद तो बहुत पहले ही इस सत्ता ने हड़प ली, जहां पर अपनी बहुमत के ताकत से संवैधानिक फैसले जो सुप्रीम कोर्ट लेती है उसे भी बदलने की राह पर निकल पड़ी। तो अगला और पहला सवाल आज का, क्या कल से जो विशेष सत्र संसद का सरकार ने बुलाया है वह सिर्फ अपने लाभालाभ को लेकर बुलाया है, या उसे डर लगने लगा है कि 2024 में वह कहीं निपट ना जाए तो उससे पहले का ताना बाना बुनने के लिए बुलाया है? और इससे जुड़ा हुआ दूसरा सवाल है, यह ताना बाना क्या चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर है? और अगर चुनाव आयुक्त की नियुक्ति जो कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक जो 3 लोग करते, उसमें एक विपक्ष का नेता होता, उसमें चीफ जस्टिस होते और प्रधानमंत्री होते, यानी सीधे नजरिए में अगर समझे कि इस देश के भीतर में कोई कहे कि तानाशाही चल रही है तो 2-1 से प्रधानमंत्री हार जाते नियुक्ति को लेकर, क्योंकि तब चीफ जस्टिस स्वतंत्रता, ट्रांसपेरेंसी इन सब को देखते और विपक्ष बिल्कुल नहीं चाहता कि सत्ता के अनुकूल कोई सेक्रेटरी या रिटायर्ड सेक्रेटरी इस देश का चुनाव आयुक्त बने। तो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटने के लिए एक बिल लाया गया और अब उस बिल को पूरे तरीके से पार्लियामेंट जो विशेष सत्र बैठ रहा है उसमें पास करा लिया जाएगा। तो क्या यह एक सबसे बड़ा मामला है? क्योंकि चुनाव आयुक्त रिटायर हो रहे हैं फरवरी में। हालांकि यह समझ लीजिए मुख्य चुनाव आयुक्त एक होते हैं, बाकी 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। और इससे पहले चुनाव आयुक्त को लेकर जो सवाल सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंचा उसमें सिर्फ एक ही बड़ी बात थी कि अगर सरकार चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करेगी तो वह चुनाव आयुक्त सरकार से सवाल कैसे करेगा। और इस वक्त राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं।
सितंबर 2020 में उनकी नियुक्ति हुई। 2022 18 मई को वह मुख्य चुनाव आयुक्त हो गए। उनकी रिटायरमेंट की तारीख है फरवरी 2025। दूसरे चुनाव आयुक्त जिनको लेकर सवाल उठे थे वह थे दरअसल उत्तर प्रदेश के सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी थे, जो वहां पर कैबिनेट सेक्रेटरी थे या मुख्य सचिव हुआ करते थे। और ठीक यूपी इलेक्शन से पहले अनूप चंद पांडे की जब नियुक्ति हुई तो बड़ा बवाल हुआ। कहा गया कि आप यूपी इलेक्शन के मद्देनजर उनकी नियुक्ति करने जा रहे हैं, लेकिन बात आई गई हो गई और इस बात ने तब तूल पकड़ा जब अरुण कुमार गोयल चुनाव आयुक्त के तौर पर नवंबर 2022 में नियुक्त होते हैं 21 नवंबर को। और समूचा विपक्ष और इस देश के तमाम स्वयंसेवी संगठन भी कहते हैं ये कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति वीआरएस ले और 24 से 48 घंटे के भीतर वह इस देश का चुनाव आयुक्त बन जाए, जबकि चुनाव आयुक्त को चुनने की एक पूरी प्रक्रिया है। उसके लिए एक टीम होती है जो पूरी की पूरी कमेटी के जरिए चीजें पास करती है और आखिर में नाम प्रधानमंत्री के पास जाता है जिस पर राष्ट्रपति मुहर लगाते हैं। लेकिन जो पद बीते 5-6 महीने से खाली हो, उस पद पर उस व्यक्ति को एक झटके में बैठा दिया गया जो तुरंत वीआरएस लेके आया था। तो नया सवाल उसके अब आगे का है। सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दे दिया था कि दरअसल 3 लोग नियुक्त करेंगे, उसमें एक व्यक्ति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी होंगे और एक प्रतिपक्ष के नेता होंगे और एक प्रधानमंत्री होंगे। तुरंत सरकार ने कैबिनेट बैठक बुलाई और तय किया कि दरअसल एक विधेयक लेकर आएंगे। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में चीफ जस्टिस का क्या काम, और प्रधानमंत्री हैं उस तीसरे शख्स को नियुक्त करेंगे जो कैबिनेट मिनिस्टर होगा, लेकिन वो प्रधानमंत्री के इशारे पर होगा। पुण्य प्रसून वाजपेयी की जो मतलब भविष्यवाणी थी, आप देख लीजिएगा, वो सही निकलेगी, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त पर जो था लगा हुआ है दाग। क्योंकि भैया ईवीएम की सेटिंग वहीं से होगी, मुख्य चुनाव आयुक्त बदला जाएगा तो उसके लिए जो है चीफ जस्टिस को हटाना जरूरी है। इस तरह की खबरें मैंने अपने कई वीडियो ब्लॉग्स में आपके बीच में डाली है। लेकिन आप बोल रहे होंगे यार अपना तो कुछ बोलते नहीं है, प्रसून कुमार वाजपेयी का ये आपने वीडियो डाल दिया। भैया कुछ ऐसे ऑथेंटिक पत्रकारों को बीच में लेके आना पड़ता है जिनकी खबरों में सच्चाई, मतलब होता है ना, दिल में सच्चाई रहती है, मुंह में सच्चाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो भाई प्रसून वाजपेयी पर यकीन न करने का मतलब तो कुछ नहीं बनता। सबसे पहले वो पत्रकार हैं जिनको भगा दिया गया था मीडिया के द्वारा। प्रसून वाजपेयी, रवीश कुमार, अभिसार तो बात की बात है। प्रसून वाजपेयी तो पहले क्रांतिकारी पत्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले मतलब इस नेशनल टीवी से विदा ले ली थी। तो सैल्यूट बनता है प्रसून वाजपेयी जी के लिए और उस खबर के लिए जो पहले ही आउट उन्होंने एक दिन पहले कर दी। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।